भारत की ये उनकी 10वीं यात्रा है और निसंदेह भारत और रूस के बीच के जो संबंध है, जो रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी है, वो बेहद अहम है। और दुनिया में जो 25 वर्षों का व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल है, रूस का गौरव बढ़ा, उनका वैभव बढ़ा, समृद्धि बढ़ी। भारत के साथ उन्होंने रिश्तों को बराबर अहमियत और तवज्जो दी। निसंदेह भारत यात्रा के साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं, विशेषकर आज क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर और केमिकल के क्षेत्र में हमारा कारोबार ज्यादा है और जिसमें उनका आयात बड़ा है और हमारा जो निर्यात है वो उसके मुकाबले में बहुत कम है। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और रूस के कई ऐसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने की संभावनाएं बन सकती हैं, जिससे ये जो आज का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भारत के पक्ष में आने वाले वर्षों में आए। तो उस दृष्टि से निसंदेह ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है। एक मीडिया से बात करते हुए पुतिन ने कहा है कि जब पूछा गया उनसे क्या अमेरिका भारत का जो टैरिफ है उस पर लागू करो, उस पर पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में आने वाले लोगों में से नहीं है। देखिए, निसंदेह पिछले बार जब वो एससीओ की बैठक में चीन आए थे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो तस्वीर उनकी सुर्खियां बटोर रही थी, वो कहीं ना कहीं जो दोनों महत्वपूर्ण नेताओं के बीच के जो आत्मीय रिश्ते हैं उसको वो दर्शाती हैं। और इस बार भी कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे जहां मिलकर काम करने की संभावनाएं बनेंगी और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण संधियों का ऐलान भी हो सकता है। 1 सितंबर को जिस तरीके से तियानजिन में जो शिखर सम्मेलन होता उस पर ड्राइव करते जो टिप्पणी था, उस पर राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम मोदी के साथ कार की सवारी मेरा विचार था, यह हमारी दोस्ती का प्रतीक है। जिस तरीके से एक कार में वो दोनों, देखिए, निसंदेह उस तस्वीर के मायने बेहद अहम थे। वैश्विक जो परिदृश्य है आज का, आज डिप्लोमेसी के जरिए भारत और चीन ने जो पिछले 7.5 दशक से ज्यादा का सफर तय किया है, उसमें पिछले 11 वर्ष बेहद अहम है, इसलिए कि ये चुनौतीपूर्ण वर्ष रहे हैं और उनमें रूस ने उसी गर्मजोशी के साथ भारतीय हितों के साथ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की जो भारत के हित में था। और निसंदेह कई ऐसे चुनौतियों को अवसर में बदलने में इसका हमें लाभ मिला। हमारा व्यापार रुपए में होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कुछ ऐसे रास्ते भी ढूंढ रहे हैं जिससे सीधे तौर पर भारत और रूस के व्यापार में बिचौलियों की भूमिका नहीं हो, जिससे ज्यादा व्यापार सुगम हो सके। तो कई महत्वपूर्ण संकेत उन्होंने भारत पहुंचने के पहले ही दे दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को, लोकसभा के विपक्ष के नेता को भी अनुमति नहीं मिला गणमान्य व्यक्तियों से मिलने के लिए, देखिए, इसमें इस प्रश्न के 2 हिस्से में जवाब है। उन्होंने ये कहा कि हाल के वर्षों में विदेशी राजनेताओं के भारत यात्रा के दौरान एलओपी की हैसियत से उन्हें मिलने नहीं दिया गया, लेकिन 2022 में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद भारत में राहुल जी और सोनिया जी से मिली। उसके बाद इब्राहिम अनवर मलेशिया के प्रधानमंत्री 2024 में राहुल गांधी से मिले। 2025 में क्रिस्टोफर लक्सन जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई और 2025 में ही 19 मार्च को एक बार फिर नॉर्वे के विदेश मंत्री के साथ राहुल गांधी की मुलाकात हुई। ये 4 अवसर तो केवल बानगियां हैं। अनेक अवसरों पर
मुलाकातें होती रही हैं। राहुल जी के को याद शायद नहीं है, 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और 2015 में ओबामा जब हिंदुस्तान आए तो वो सोनिया जी और राहुल जी दोनों से मिले थे। तो इन बातों में, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यात्रा के दौरान कोई फॉरेन डिग्निटरी किससे मिलना चाहता है, उनकी प्राथमिकताओं का भी ख्याल रखना भारत सरकार का दायित्व है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि एसआईआर अभी तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2-2 लाख रुपए हम लोगों ने अनुग्रह राशि की भी घोषणा की गई है। अस्पताल में जो लोग भर्ती घायल है उसको भी 1-1 लाख रुपए दिए है। ये सिर्फ इसलिए है कि राज्य सरकार का काम कर रही है। चुनाव से ठीक से पहले एसआईआर घोषित कर दिया गया। चुनाव देखिए, एसआईआर चुनाव के करीब हो तब कठिनाई है, चुनाव के काफी पहले एसआईआर हो तो कठिनाई है। बिहार में जिस समय चुनाव के समय 1 महीने के वक्त में ये चीजें संपन्न होनी थी तो बहुत शोर शराबा हुआ, लेकिन बिहार में तो सफलतापूर्वक ये संपन्न हुआ। एक भी किसी बीएलओ की मौत नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में ये मौत क्यों हो रहे हैं, इसकी जांच पश्चिम बंगाल सरकार को करनी चाहिए। जहां तक एसआईआर का सवाल है, अब भारतीय निर्वाचन आयोग ने 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है और ये पर्याप्त है। इसमें एसआईआर पूरा होगा और निसंदेह जो एसआईआर के बिहार में कामयाबी का जो एक मॉडल है, उसे देश के 12 राज्यों में दोहराए जाने की पूरी प्रक्रिया जारी है। ममता बनर्जी ने भी कहा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम उस सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा करना चाहते हैं जिसे भारत के संविधान ने हमें बनाए रखने के लिए सिखाया है। देखिए, निसंदेह भारत की जो बुनियाद है, सभी धर्मों के साथ समान भाव के साथ व्यवहार करना, यह हमारा राजधर्म है। और ममता जी चाहे जो भी कर रही हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 11 वर्षों में भारत में किसी भी धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी के साथ कोई असमानता या भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है। जो भी उनके हक और उनके अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं और पूरी दुनिया में भारत के अंदर जो अल्पसंख्यकों का सम्मान है और उनकी सुरक्षा के जो प्रबंधन को लेकर जो हमारी मुकम्मल व्यवस्था है, उस पर हर भारतीय को गर्व है।